नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने डीडी बसु की किताब के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के दिल और दिमाग में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रस्तावना के शब्दों को दोहराना नहीं है। हम उस सोच, उन बहसों और उन सपनों को समझेंगे जिनसे ये शब्द बने हैं। बिल्कुल। और इस सफर की शुरुआत प्रस्तावना से भी पहले के एक दस्तावेज से होती है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जी। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी आजादी के नायकों ने कैसे भारत की कल्पना की थी। ये जानना मतलब कमाल का है कि संविधान लिखने का इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले ही 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा ने पंडित नेहरू के इस संकल्प को अपना लिया था। एक तरह से रास्ता तय कर लिया था। हाँ, ये एक तरह से मिशन स्टेटमेंट था। और नेहरू के जो शब्द हैं वो इसे और भी वजनदार बना देते हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं कहा, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा और हम सभी के लिए एक समर्पण कहा था। बिल्कुल। तो इस ब्लूप्रिंट में वो कौन से बड़े वादे थे, वो कौन सी लकीरें थीं जिन्हें कभी पार नहीं करना था? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा था भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। मतलब अपने फैसले खुद लेगा, किसी बाहरी ताकत के अधीन नहीं। ठीक है। दूसरा, ये कि भारत ब्रिटिश प्रांतों, देसी रियासतों और बाकी इलाकों का एक संघ यानी एक यूनियन होगा। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म की नींव भी यही रखी गई थी। स्रोत बताते हैं कि उस शुरुआती ड्राफ्ट में राज्यों को स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स देने की बात थी। हाँ, इसका मतलब ये था कि जो शक्तियां केंद्र को नहीं दी गईं, वो सब राज्यों के पास रहेंगी। जी, शुरुआती सोच यही थी। और इन सब से ऊपर एक क्रांतिकारी विचार था जो आज हमें बहुत स्वाभाविक लगता है, पर तब नहीं था। वो क्या था? वो ये कि सरकार की सारी शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। अच्छा। राजशाही या औपनिवेशिक शासन से निकलकर ये कहना कि असली मालिक जनता है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और जनता के लिए क्या वादे थे इसमें? वही त्रिमूर्ति आदर्श जो आज भी हमारी प्रस्तावना की आत्मा है। सभी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी के लिए समानता, अवसर की और कानून की नज़र में, और सभी के लिए स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, विश्वास की और पूजा करने की। और इसमें अल्पसंख्यकों का भी जिक्र था, है ना? बिल्कुल। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का एक मजबूत वादा भी था। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार था और इसी नींव पर हम कह सकते हैं प्रस्तावना की इमारत खड़ी हुई। स्रोत इसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का सच्चा प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, फेथफुल रिफ्लेक्शन। तो ये प्रस्तावना करती क्या है? इसके मुख्य काम क्या है? इसके दो बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये बताती है कि इस संविधान को ताकत कहाँ से मिल रही है। स्रोत क्या है शक्ति का? हाँ, इसकी शुरुआत ही देखिए, हम भारत के लोग। ये एक ऐलान है कि अंतिम शक्ति न लंदन में बैठी संसद के पास है, न दिल्ली में बैठे किसी शासक के पास, बल्कि भारत की जनता में है। बिल्कुल। और दूसरा काम? दूसरा काम है लक्ष्य बताना। ये उन महान लक्ष्यों की एक लिस्ट है जिन्हें ये संविधान हासिल करना चाहता है। जैसे कि भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है? मतलब क्या कोई नागरिक ये कहकर केस कर सकता है कि प्रस्तावना के किसी आदर्श का उल्लंघन हुआ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। अच्छा। स्रोत साफ करते हैं कि प्रस्तावना अपने आप में, मतलब डायरेक्टली, अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। तो फिर इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ सजावट के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत व्याख्या में है। जब भी संविधान का कोई अनुच्छेद या कोई हिस्सा अस्पष्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसी प्रस्तावना की ओर देखता है। ये समझने के लिए कि संविधान बनाने वालों का मूल इरादा क्या था। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की मार्गदर्शक रोशनी है, एक कंपास है। इसी प्रस्तावना में एक शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है।
कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं। जी। लेकिन फिर हम राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के सदस्य भी हैं, जिसका प्रतीकात्मक प्रमुख ब्रिटिश क्राउन होता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ऊपर से देखने पर यह विरोधाभास लगता है। एक तरफ पूर्ण स्वतंत्रता और दूसरी तरफ उसी रानी को प्रतीक मानना जिसने हम पर राज किया था। ये भारत की कूटनीतिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हम पूरी तरह से गणराज्य बन गए। ब्रिटिश क्राउन का भारत में कोई अधिकार नहीं रहा, बात खत्म। ठीक। लेकिन कॉमनवेल्थ की सदस्यता एक स्वैच्छिक फैसला था। तो इससे हमारी संप्रभुता पे, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये सदस्यता एक अतिरिक्त कानूनी मतलब एक्स्ट्रा लीगल घोषणा है। इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब हम जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। और ब्रिटिश राजा या रानी भारत के लिए सिर्फ स्वतंत्र संघ के प्रतीक हैं। भारत के भीतर उनका कोई काम या अधिकार नहीं है। यानी ये सोचना ही कमाल है, भारत ने अपने पूर्व शासकों की संस्था को तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर से उसे ऐसा बदल दिया कि साम्राज्य का प्रतीक बराबरी का एक मंच बन गया। हाँ, आप इसे बिल्कुल वैसे देख सकते हैं। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर की मास्टर क्लास थी। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा अगला बड़ा वादा है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या इसका मतलब सिर्फ हर 5 साल में चुनाव करा लेना है? क्या वोट डाल देना ही लोकतंत्र है? नहीं, ये सिर्फ आधा सच है। स्रोत बताते हैं कि लोकतंत्र के 2 पहलू हैं। पहला है राजनैतिक लोकतंत्र, जो सरकार का ढांचा है। हाँ, हम सीधे हर कानून पर वोट नहीं देते, बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद और विधानसभाओं में हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और क्योंकि असली कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए ये संसदीय लोकतंत्र भी है। ठीक है, ये तो हुआ ढांचा, लेकिन इसकी आत्मा क्या है? वो है सामाजिक लोकतंत्र। ये कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि एक भावना है, समाज का एक नजरिया है। एक ऐसा समाज जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कदर हो। इस पर संविधान सभा में बड़ी गहरी बहस हुई थी। मुझे याद है, स्रोत में पंडित नेहरू का एक उद्धरण है, एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, और डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कहा था कि गरीब लोग संविधान पर गर्व नहीं कर सकते। यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच सामने आती है, जो इस पूरी बहस को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। पर उन्होंने इस सामाजिक लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति का संघ बताया, अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ये सोचना कितना गहरा है कि आजादी, बराबरी और भाईचारा अलग अलग सजाने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही है। एक ही डिश के 3 मसाले हैं, एक भी कम हुआ तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसे थोड़ा और समझाइए। अंबेडकर का तर्क ये था कि आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। समानता के बिना स्वतंत्रता, वो तो कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। और स्वतंत्रता के बिना समानता का क्या मतलब? और स्वतंत्रता और समानता के बिना बंधुत्व की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इनमें से किसी एक को भी हटाने से लोकतंत्र का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक लोकतंत्र मतलब बराबरी और भाईचारा। लेकिन अगर लोग भूखे हैं तो इन सब बातों का क्या मतलब, जैसा नेहरू ने कहा था? तो क्या हमारे संविधान में इस आर्थिक पहलू मतलब पेट की आग बुझाने के लिए भी कोई सोच थी? बिल्कुल, वही है आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य। इसका मकसद है गरीबी मिटाना। लेकिन कैसे? ये सोवियत स्टाइल का साम्यवाद नहीं है जहां सारी निजी संपत्ति छीन ली जाए, बल्कि इसका रास्ता है राष्ट्रीय धन को बढ़ाकर और उसका न्यायपूर्ण वितरण करके आय और स्थिति की असमानता को कम करना। हाँ, और यहीं पर 1976 में जोड़ा गया समाजवादी शब्द तस्वीर में आता है। ये हमारी अपनी तरह का समाजवाद है जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। तो अंबेडकर की त्रिमूर्ति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन्हें जमीन पर कैसे उतारा गया, संविधान में कैसे पक्का किया गया? स्वतंत्रता का मादा, जैसा हमने कहा, मौलिक अधिकारों के जरिए पूरा होता है। खास पर अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने, घूमने, बसने की आजादी है, और अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह आजादी बेलगाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समाज के हित के अधीन है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और समानता? समानता को हकीकत बनाने के लिए तो संविधान में मौलिक अधिकारों का एक पूरा इक्वालिटी कोड ही है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक।
हाँ, कानून के सामने सब बराबर। किसी से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा और छुआछूत जैसी अपमानजनक प्रथाओं की कोई जगह नहीं होगी। इन अधिकारों की बात करते हुए एक संतुलन का सवाल भी उठता है। क्या संविधान सिर्फ अधिकार देता है या कुछ कर्तव्य भी बताता है? ये बहुत जरूरी संतुलन है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ही अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की एक सूची है। तो सोच ये है कि हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है। जी, अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो देश की एकता बनाए रखने का कर्तव्य भी है। अगर समानता का अधिकार है तो भाईचारे को बढ़ावा देने का कर्तव्य भी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना में एक और बहुत अहम शब्द है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, जी, यानी भाईचारा। इसका क्या महत्व है? भारत जैसे जबरदस्त विविधता वाले देश में बंधुत्व वो गोंद है जो सबको जोड़कर रखता है। इसके बिना लोकतंत्र खोखला है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत ना करें, बल्कि ये महसूस करना है कि हम सब एक ही मिट्टी की संतान हैं। और ये भाईचारा हासिल कैसे होगा? इसका रास्ता क्या है? इसका मुख्य जरिया है एक पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों की बराबर रक्षा करेगा और सबको बराबर सम्मान देगा। दिलचस्प बात यह है कि पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में जोड़ा गया। हाँ, बाद में जोड़ा गया, लेकिन ये जो भावना है वो अनुच्छेद 25 से 28 में पहले से ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा थी। बंधुत्व की बात करते हुए प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का भी जिक्र है। ये दोनों कैसे जुड़े हैं? इनका बहुत गहरा नाता है। भाईचारा तब तक नहीं हो सकता जब तक हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान ना हो। सही बात है। संविधान इसे मौलिक अधिकारों जो कोर्ट में लागू होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों जो सरकार को लक्ष्य देते हैं के जरिए सुनिश्चित करता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ जीने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया है। गरिमा और समानता की ये चर्चा लैंगिक न्याय के बिना तो अधूरी है। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हैं, अगर महिलाएं पीछे रह गईं तो कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। संविधान में महिलाओं की गरिमा और समानता के लिए कई प्रावधान है। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है, तो अनुच्छेद 51A महिलाओं का अपमान करने वाली प्रथाओं को त्यागना हमारा मौलिक कर्तव्य बताता है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम रहा है। बिल्कुल। पर हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के इस विचार को और भी व्यापक बनाया है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में हिजरा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। जी। यह फैसला समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 की एक बहुत ही प्रगतिशील व्याख्या थी। तो अदालत ने सिर्फ उन्हें मान्यता ही नहीं दी? नहीं, उन्होंने उनके खिलाफ सामाजिक कलंक को खत्म करने और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं। यह दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ गरिमा के अर्थ को और गहरा करता जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन के ब्लूप्रिंट से लेकर ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता तक, ये संविधान के पीछे की एक बहुत गहरी, विकसित होती और मानवीय सोच को दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत इस पूरी फिलॉसफी को महात्मा गांधी के सपने से जोड़ते हैं। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि ये उसका देश है, जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव में रहेंगे और जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। हमारी प्रस्तावना इसी सपने को साकार करने का एक पवित्र वादा है। ये एक बहुत शक्तिशाली दृष्टि है और इस प्रस्तावना का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। स्रोत एक दिलचस्प तथ्य के साथ खत्म होते हैं। मशहूर राजनीतिक विचारक प्रोफेसर अर्नेस्ट बाकर, हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो भारतीय प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी की शुरुआत में ही छाप दिया। ये इसकी सार्वभौमिक अपील का एक बड़ा सबूत है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। संविधान बनाने वालों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे इतने सारे महान आदर्शों को एक साथ एक धागे में पिरोया। आज के दौर में समाज और शासन के लिए इन आदर्शों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण और साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए है।